प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में, पिछले वीडियो में हमने भारत में राष्ट्रवाद के उदय पर जो चर्चा की थी, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इसके उग्रवादी पक्ष की कार्यपद्धति को, विशेषताओं को आज यहाँ वर्णित करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने अध्ययन किया कि राष्ट्रीय आंदोलन के दो पक्ष माने गए, उदारवादी और उग्रवादी। उग्रवादी पक्ष और उदारवादी पक्षों की तुलना जब हम करते हैं तो संपूर्ण रूप से यहाँ पर परिवर्तन दिखाई देता है। न केवल विचारधारा का परिवर्तन है, बल्कि कार्यपद्धति का भी परिवर्तन है, कार्यप्रणाली का भी परिवर्तन है, अंतिम लक्ष्य को लेकर के भी परिवर्तन है, और उसके बाद में कुछ विश्वासों, कुछ आदर्शों को लेकर भी परिवर्तन है। अर्थात उग्रवादी उदारवादियों द्वारा अपनाए गए सभी व्यवस्थाओं, सभी तरीकों, सभी साधनों और सभी मांगों से असंतुष्ट थे। उनके स्थान पर उन्होंने नई विचार पद्धति स्थापित की, और ये जो नई विचार पद्धति थी वही उग्रवाद के रूप में हमारे राष्ट्रवादी आंदोलन में जानी जाती है, और व्यापक अर्थों में, सही अर्थों में इसे आंदोलन का स्वरूप भी प्रदान करती हैं। जैसा कि हम उदारवाद के समय देख चुके हैं कि राष्ट्रवादी आंदोलन में के उदारवादी पक्ष का जो समय है वो केवल बहुत थोड़े से लोग उसमें शामिल हैं और बहुत कम लोगों द्वारा उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। वास्तविक अर्थों में वह एक जन आंदोलन नहीं बन पाया था, क्योंकि वह थोड़े से पढ़े लिखे अंग्रेजी व्यवस्था में पले बड़े लोगों का, मुट्ठी भर संभ्रांत लोगों का ही समूह था जो इस प्रकार की बात करता था, और इसी कारण से संभवतः ब्रिटिश नौकरशाही पर इसका कोई विशेष प्रभाव भी नहीं पड़ता है। लेकिन दूसरे बिंदु के रूप में, दूसरे पक्ष के रूप में उग्रवादी विचारधारा बलवती होती है, और पुरातन व्यवस्था के स्थान पर नवीन प्रणाली की स्थापना यहाँ पर होती है। उस नवीन प्रणाली को ही हम उग्रवाद के रूप में यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसा कि कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की इतिहास में भी हमने कल चर्चा किया था कि जो है विचारों का परिवर्तन इस प्रकार से हुआ कि कांग्रेस के स्वयं के अंदर भी परिवर्तन की मांग उठने लगी, और अब तक किए जा रहे कार्यों से असंतुष्टि कांग्रेस के एक समूह को होने लगी, और इसका परिणाम ये रहा कि कांग्रेस में भी अंततः विभाजन हुआ, और इस विभाजन के जो प्रखर वक्ता रहे, उन्होंने ही उग्रवाद की नींव यहाँ पर प्रारंभ की। वह संवैधानिक साधनों के स्थान पर उग्र साधनों का प्रयोग करके अपना अंतिम उद्देश्य स्वराज्य प्राप्त कर लेना चाहते थे, और ये विचार प्रणाली, विचार पद्धति, कार्य पद्धति ही आपकी उग्रवाद के रूप में जानी गई। इसकी कुछ विशेषताओं पर, कुछ कार्यप्रणाली, विचार पद्धति पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं धर्म की श्रेष्ठता में विश्वास। भारत की सनातन व्यवस्था अनंत काल से चली आ रही है, और संभवतः दुनिया की ये पहली व्यवस्था है, पहला धर्म है, पहली सामाजिक कार्य पद्धति है, विचार पद्धति है, जिसमें हम सनातन शब्द का प्रयोग करते हैं। और सनातन शब्द का प्रयोग करने का आशय यही है कि अनंत काल से चली आ रही है, सिंस इमेमोरिएबल टाइम, अनादिकाल से। और उस व्यवस्था में कुछ व्यवधान आए विदेशी शासकों के यहाँ पर आने के कारण से, चाहे वह मुगलिया सल्तनत के रूप में हो, चाहे यूरोपियन उपनिवेशों के रूप में हो। इन व्यवस्थाओं के भारत में आने से इस भारतीय विचार पद्धति में बड़े अंतर आए, और अंग्रेजों के आने के बाद से भारतीय जनमानस में एक बात स्थापित करने का प्रयास किया गया, जिसमें काफ़ी हद तक वो सफल भी हुए। न केवल प्रयास बल्कि वो सफल भी रहे, और भारतीयों में ये विश्वास दिलाने का जो उन्होंने बड़ा काम किया कि पश्चिमी विचार दर्शन, पश्चिमी धर्म की प्रणाली और पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था, पश्चिमी सामाजिक व्यवस्था विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। जैसा कि उदारवादी पक्षों में हमने यूरोपियंस की जातीय श्रेष्ठता के भाव के रूप में भी हमने चर्चा इस बिंदु की थी। वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे,
और इसके लिए उन्होंने भारतीयों पर अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को थोप करके अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से भारत में ऐसे भारतीयों का समूह तैयार किया जो अपने तन से तो भारतीय थे, लेकिन विचारों से, अपनी शिक्षा से, अपनी कार्यपद्धति से, अपने आचार व्यवहार से वो ब्रिटिशन्स बन गए थे, जैसा कि अंग्रेज़ लोग चाहते थे। लेकिन इस उदारवादी विचार और हमारी उदारवादी विचारधारा की प्रथम पीढ़ी के जो विचारक हैं, नेता है या राष्ट्रीय आंदोलन के कर्ता धर्ता है, वो करीब करीब इसी व्यवस्था के दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन का विचार दर्शन आगे बढ़ता है, लोग इससे जुड़ते जाते हैं, तो पश्चिमी श्रेष्ठता के भाव को यहाँ नकार दिया जाता है और भारतीय श्रेष्ठता के भाव को स्वीकारोक्ति मिलनी प्रारंभ हो जाती हैं। भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, भारतीय दर्शन, इतिहास, सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को यहाँ पर मान्यता मिलना प्रारंभ होता है और ये जो मान्यता की जो बात है वो ही उग्रवाद की सबसे बड़ी विशेषता है। इन्होंने भारतीय सभ्यता को, भारतीय संस्कारों को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया और भारत को किसी भी प्रकार से हीन नहीं मान के उसे पुनः विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया। भारतीय अतीत से ये गौरवान्वित हुए और उसको जनता के सामने लाने का प्रयास इस उग्रवादी समूह के द्वारा, उग्रपंथी नेताओं के द्वारा किया गया, जिसके कारण से पुनः भारतीयों के मन में अपने अतीत के प्रति गौरव का भाव पैदा हुआ। इसके लिए बहुत सारे महापुरुषों ने बहुत बड़े बड़े कार्य भी किए। हिंदू सनातन धर्म को इस प्रकार से जो परिभाषा अंग्रेजों ने उसकी ढाल दी थी, धर्म की जो सेक्टेरियन जो विचारधारा थी वो अंग्रेजों ने ही उत्पन्न किया था। पंथवादी जो विचारधारा धर्म की व्याख्या इन्होंने की थी और हम कह रहे हैं कि भारतीय व्यवस्था में सनातन शब्द लगा हुआ है और ये पंथवादी विचार नहीं था। हिंदू सनातन धर्म ये एक बहुआयामी विचार दर्शन है, एक जीवन शैली है। ये केवल सेक्टेरियन रिलीजन के रूप में हमारे यहाँ इसकी मान्यता नहीं थी। सेक्टेरियन रूप में इसको प्रतिष्ठापित करने का दुष्कार्य, दुष्प्रचार अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया है। तो इस पीढ़ी के विद्वानों ने, विचारकों ने, नेताओं ने हिंदू धर्म की पुनः प्रतिष्ठा के लिए, सनातन व्यवस्था के पुनः प्रतिष्ठा के लिए इसके पंथवादी स्वरूप को नकार करके ये प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया गया कि हिंदू मात्र एक पंथवादी विचारधारा नहीं है, बल्कि एक जीवन दर्शन है, एक जीवन शैली है, एक व्यवहारिक है। हमारे शास्त्रों के कई सारे उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए। प्रार्थना के रूप में जैसे हम गाते भी हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो ये भारतीय विचार दर्शन ही है, पूरे विश्व का कल्याण चाहता है, पूरे विश्व का कल्याण चाहता है। ऐसा नहीं है कि केवल अपना कल्याण चाहता है। तो ये केवल पंथवादी धर्म नहीं है, ये तो जो है एक ऐसा श्रेष्ठ विचार दर्शन है, एक ऐसी श्रेष्ठ जीवन पद्धति है जिस पे चल के सब अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी व्यवस्था को मानने वाला हो, किसी भी पंथ को मानने वाला हो, किसी भी कार्य में रुचि रखने वाला हो। लेकिन अंग्रेजों ने इसको पंथ के रूप में परिभाषित किया। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है इन्होंने हमारे राजनीतिक इतिहास में और हमारे सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था में क्रिएट इन्होंने करी और उसका दुष्परिणाम आज तक भी चला आ रहा है। इन्होंने पंथवादी धर्म की जो व्याख्या की वो यूरोपियन पंथ निरपेक्षवादी जो विचारधारा इन्होंने बनाई, उसके संदर्भ में इन्होंने भारत में हिंदू धर्म को भी उसी पंथ के धर्म के रूप में जोड़ करके देखना प्रारंभ किया और उसके विचार दर्शन स्वरूप ही हमारे यहाँ पर जो धर्म निरपेक्षता की विचारधारा रखी गई उसके मनोवांछित परिणाम नहीं मिले और उल्टा विचार ये हुआ कि धर्म के आधार पर अंततः देश का विभाजन भी हुआ। तो ये विचार दर्शन जो इन्होंने दिया था, हमारे उग्रवादी विचारधारा ने इसको हटाने का प्रयास किया। हिंदू धर्म, सनातन धर्म व्यवस्था, हमारी संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया और इन्होंने ये साबित करने का प्रयास भी किया कि हम किसी भी दृष्टिकोण से यूरोप
यूरोपियन व्यवस्था से, यूरोपियन सामाजिक व्यवस्था से, उनकी धार्मिक व्यवस्था से या उनके धार्मिक साहित्य से, किसी भी दृष्टिकोण से भारत का सनातन साहित्य, सनातन विचारधारा, सनातन कार्यपद्धति, सनातन धर्म किसी भी दृष्टिकोण से कम नहीं है। और ये श्रेष्ठता का भाव इन्होंने जनता में जगाने का प्रयास किया। कुल मिला के भारतीयों को भारतीयता से जोड़ने का प्रयास इन्होंने किया और इसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए। दूसरा जो विचार दर्शन इनका था, कार्यक्रम था, वो मध्यम वर्ग का नेतृत्व यहाँ पर प्राप्त हुआ। जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा किया था, मध्यम वर्ग का जो लीडरशिप है वो उग्रवाद की सबसे बड़ी विचार क्रांति थी। उदारवाद में आंदोलन का कार्यक्रम या आंदोलन की विचार पद्धति या आंदोलन जो है मुख्य रूप से बहुत थोड़े से ऐसे संभ्रांत लोगों की मुट्ठी में शामिल था, मुट्ठी भर जो लोग थे उनके अधिकार में था और वो समाज का कोई बड़ा तबका नहीं था, यानी कि वास्तविक अर्थों में वह जन आंदोलन नहीं बन पाया था। उग्रवादियों ने इस विचार दर्शन को ऊपरी स्तर से, शिखर से लेकर के निम्न स्तर तक, जड़ों तक पहुंचाने का प्रयास किया और इस कड़ी में समाज के बहुत बड़े मध्यम वर्ग को इसने जोड़ लिया। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था कि वकील हैं, पत्रकार हैं, अध्यापक हैं, ऐसे लोगों को जो है आंदोलन में जुड़े, जो कि समाज का एक मध्यम वर्ग था और इस कारण से बहुत बड़े समुदाय में उग्रवादी विचार दर्शन धारा फैली और उसके परिणाम स्वरूप आज़ादी का जो आंदोलन आगे चला उसका एक बहुत बड़ा आधार जो है इस कारण से तय हुआ। ऐसा नहीं था कि कुछ लोग ही नीति निर्माता मात्र बन के रह गए जो तथाकथित अंग्रेजी शिक्षा में पले बड़े थे या संभ्रांत परिवारों से थे या जिनकी पृष्ठभूमि बड़ी आर्थिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ थी। केवल इतने भर लोगों तक सीमित नहीं रहा, इसमें आंदोलन का जो नेतृत्व था वो मध्यम वर्ग तक पहुंच गया। बहुत सारे उदाहरण भी यहाँ पर हैं। जैसे प्रथम पीढ़ी में तो हम राय की बात करें तो राय तो जो है, राय का जो परिवार कई पीढ़ियों से जो है बंगाल में उनको जमींदारी थी और उनके दादा परदादा जो भी थे वो नवाबों के यहाँ बड़े वजीर और बड़े ओहदेदार हुआ करते थे। लेकिन जब आप देखेंगे कि उग्रवादी विचारधारा में तिलक और गोखले की जब बात करेंगे तो ये बहुत ही निम्न परिवारों से ऊपर उठ के आए और इनकी कोई पृष्ठभूमि ऐसी कोई आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं थी और इनको अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी बड़ी कठिनाइयों का सामना इनको करना पड़ा था। तो मुख्य मुद्दा ये था कि यहाँ पर जो एक जन आंदोलन के रूप में इसको परिवर्तित करने में इस विचारधारा ने बड़ा योगदान दिया और वास्तविक अर्थों में इसको जन आंदोलन बनाया। नेक्स्ट यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है कि ब्रिटिश शासन से लगातार विरोध और असहयोग इन्होंने किया। जैसा कि उदारवाद में हमने चर्चा किया था कि उदारवादी कट्टर राजभक्त थे और सभी अर्थों में उन्होंने राजभक्ति दर्शाई थी। अगर हम राजा राम मोहन राय की बात करें, गोखले साहब की बात करें तो देखेंगे कि ये जो है कई जगहों इन्होंने चर्चा किया है कि वह सच्चे राजभक्त हैं, सच्चे राष्ट्रभक्त होने के साथ साथ में राजभक्त भी हैं। तो ये एक उलझा हुआ सा विचार यहाँ पर दिखाई दे रहा है, खासकर जब शासन विदेशी हो तो एक व्यक्ति राजभक्त और वही व्यक्ति राष्ट्रभक्त कैसे हो सकता है, ये थोड़ा सा मन में एक विचार पैदा करता है। लेकिन यहाँ पर ये ऐसा कोई पेशोपेश विचारों का दिखाई नहीं देता है और उग्रवादी ब्रिटिश शासन के प्रति खुलकर विरोध करते हैं, खुलकर उसका असहयोग करते हैं, जैसा कि उदारवादी नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो ब्रिटिश शासन के प्रति जब निष्ठा प्रदर्शित करते हैं तो शासन का विरोध नहीं कर सके, खुले शब्दों में शासन का विरोध नहीं कर सके। अगर कहीं कर्म किया भी तो वो भी दबे स्वरों में किया और ऐसा विरोध नहीं किया जिसका प्रभाव प्रतिकूल रूप से ब्रिटिश राष्ट्रवाद पर पड़े। लेकिन उग्रवादी विचार दर्शन ने, उग्रवादी कार्यप्रणाली ने ब्रिटिश शासन का खुलकर असमर्थन करना प्रारंभ कर दिया, खुलकर असहयोग करना प्रारंभ कर दिया, खुला विरोध करना प्रारंभ कर दिया और ये विचार दृढ़ रूप से स्थापित किया कि ब्रिटिश शासन साम्राज्यवाद का प्रतीक है, इनकी विचारधारा और प्रकृति साम्राज्यवादी हैं और ये साम्राज्य के हितों के लिए भारत में काम कर रहे हैं, न कि भारतीयों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए जब भारतीय इनसे कुछ मांग करेंगे जैसा कि उदारवादी कर रहे थे तो उनको ये आशा नहीं करनी चाहिए कि शासन के द्वारा उनकी मांगे सहजता से मान ली जाएंगी। उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष अवश्य करना पड़ेगा और इस संघर्ष के लिए वो तत्पर भी थे।
तो इस प्रकार यहाँ पर एक बड़ी बात सामने आती है और वो ये है, जैसा कि शुरू में हमने शुरू में चर्चा किया कि उदारवाद और उग्रवाद का जब आप विचार दर्शन देखेंगे तो सब बातों में बदलाव आपको दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव था। उदारवादी शासन के साथ सहयोगी थे, शासन के प्रति भक्ति और निष्ठा प्रदर्शित कर रहे थे, लेकिन उग्रवादी उससे विपरीत शासन का खुला विरोध, खुला असहयोग शासन का कर रहे थे। नेक्स्ट जो है ब्रिटिश न्यायप्रियता और उच्च आदर्शों में, उच्च चारित्रिक आदर्शों में विश्वास नहीं था। उग्रवादियों का ब्रिटिश न्यायप्रियता और उच्च चारित्रिक आदर्शों में कोई विश्वास नहीं था, जैसा कि उदारवादियों का था। उदारवादियों ने ब्रिटिशर्स को बहुत ही न्यायप्रिय जाति के रूप में स्वीकार किया था, उनके उच्च आदर्शों को माना था, या उनके उच्च चारित्र को, विशेषताओं को स्वीकार किया था, उनको मान्यता प्रदान की थी। जैसा कि कई सारे विद्वानों के स्टेटमेंट भी हमने देखे थे, यहाँ तक कहा गया कि सब ब्रिटिश जाति की भांति न्यायप्रिय और कोई जाति सूर्य के प्रकाश में नहीं दिखाई देती हैं। ऐसे वाक्य भी ब्रिटिशर्स के लिए कहे गए, ऐसे आदर्शों के रूप में उनको मान्यता दी गई। लेकिन उग्रवादियों ने किसी आदर्श को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब तक की कार्यप्रणाली ये सिद्ध कर चुकी थी कि ऐसे चारित्रिक आदर्श और ऐसी न्यायप्रियता केवल दिखावा मात्र थी, जो समय समय पर वो बेनकाब होती गई। उदारवादियों ने कई सारी मांगे करी, कई सारे प्रार्थना पत्र, लेख लिखे, भाषण हुए, सम्राट से याचिकाएं इन्होंने करी, सब कुछ इन्होंने किया, सभाएं करी, लेकिन उनका शासन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और भारतीयों की किसी भी प्रकार की वाजिब मांग को शासन ने स्वीकार नहीं किया। जैसा कि हमने जिक्र किया था कि 1892 का अधिनियम आया, तो 1892 के अधिनियम ने बहुत घोर निराशा उत्पन्न कर दी। उनको लगा कि ब्रिटिश शासन हमारे साथ में दोगला व्यवहार कर रहा है। तो यहाँ पर ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता और उच्च चारित्रिक आदर्शों के विश्वास की जो कपोल कल्पना अब तक उदारवादियों में और कई सारे तथाकथित राष्ट्रवादियों में उनके विचारों में घर किए हुए थी, अब वह बेनकाब हो चुकी थी और उग्रवादी इसमें स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर चुके थे, क्योंकि किसी भी दृष्टिकोण से ब्रिटिश प्रजाति को न्यायप्रिय नहीं कहा जा सकता था और उसे उच्च चारित्रिक आदर्शों वाली व्यवस्था भी नहीं कहा जा सकता था। नेक्स्ट, संवैधानिक साधनों की अपेक्षा उग्र साधनों में विश्वास। उग्र साधन, कोई भी कार्यप्रणाली, कोई भी विचारधारा, कोई भी कार्य पद्धति में उसमें विचारों के साथ साथ में साधनों का प्रयोग बड़ा महत्व का होता है। जब हम अपना कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो उसके लिए साधन सबसे पहली आवश्यकता होती है और साधनों का चुनाव और उसके विकल्प ही उसकी दिशा और दशा दोनों तय करते हैं। अगर हमने अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सही और सटीक साधनों का चुनाव किया है तो हमें अतिशीघ्र अपना लक्ष्य प्राप्त हो सकता है, और अगर साधनों का चुनाव करने में, साधनों का विकल्प ढूंढने में हमारा से त्रुटि हुई है या सही साधन हम प्रयोग नहीं कर पाए तो हमें लक्ष्य प्राप्त में संशय दिखाई देने लगता है और संभव है कि हम लक्ष्य प्राप्त भी नहीं कर पाएं। तो ऐसा ही विचार यहाँ पर दिखाई देता है उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच में। उदारवादियों ने क्रमशः और संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हुए साम्राज्य के अधीन स्वशासन की मांग को रखते हुए धीरे धीरे जो है शासन व्यवस्था में अपने लोगों को स्थान दिलवाने का प्रयास इन्होंने किया। ब्रिटिश शासन से प्रार्थनाएं इन्होंने करी, मांग पत्र इनके सामने रखे और इनका विश्वास था कि धीरे धीरे शासन हमारी मांगे स्वीकार करेगा और एक दिन ऐसा आ जाएगा जब शासन रूलिंग तो ब्रिटेन का होगा लेकिन भारत में काम करने वाले लोग भारतीय होंगे, और इसको इन्होंने साम्राज्य के अधीन स्वशासन की संकल्पना भी दिया। लेकिन ऐसा प्राप्त करने में, वो ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहे, तो लिहाजा उनके विचार दर्शन में, उनके साधन कार्यप्रणाली में और उनके द्वारा अपनाए गए साधनों में पुनर्विचार की आवश्यकता अब यहाँ पर उठ खड़ी हुई थी और उग्रवादियों ने सिरे से अब तक अपनाए गए साधनों को खारिज कर दिया था और एक नए विचार दर्शन के रूप में उग्रवादी साधनों के प्रयोग में इनका विश्वास बढ़ने लगा था। यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो है हमारा जो लक्ष्य है वो स्वशासन की प्राप्ति नहीं है, स्वराज्य की प्राप्ति है, साम्राज्य के अधीन स्वशासन नहीं, बल्कि हम स्वराज्य प्राप्त करना चाहते हैं। और स्वराज्य प्राप्त करने के लिए साधन और साधन की पवित्रता का जो भाव गोखले साहब ने भारतीय राजनीति में स्थापित किया था। हालांकि आगे चल करके ये श्रेय गांधी जी को मिला। राजनीति में साधन और साध्य की पवित्रता का विचार भाव का जो प्रणेता कहा गया वो गांधी जी को कहा गया, लेकिन वास्तविक रूप से ये मूल रूप से ये भाव जो है
गोखले साहब के विचारों में दिखाई देता है। साधन और साध्य की पवित्रता का भाव, राजनीति में हो चाहे अन्य क्षेत्र में हो। राजनीति में आध्यात्मिकरण का जो विचार था वो गोखले साहब का ही विचार दर्शन था, जिसी को आगे चल के गांधी ने अडॉप्ट किया और इसी कारण गांधी ने अपने गोखले को अपना राजनीतिक गुरु भी स्वीकार किया था। यही वह बात थी जिसने गांधी को गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानने के लिए बाध्य भी किया था। लेकिन यहाँ पर उग्र साधनों की जब हम बात कर रहे हैं, साधन और साध्य की पवित्रता की जो बात कर रहे हैं, उससे कुछ लक्ष्य अब तक उदारवादियों को हासिल नहीं हुआ था। अब उग्रवादियों को साधन की पवित्रता के बारे में इनका कोई पूर्वाग्रह नहीं रह गया था। तिलक साहब के विचारों से ये पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है। यद्यपि उन्होंने स्पष्ट ये नहीं कहा कि हम अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हिंसा को अपनाएंगे या हिंसक साधन चुनेंगे, लेकिन कई भाषणों में, कई लेखों में इनका जिक्र आता है कि साधन के बारे में इनका कोई पूर्वाग्रह नहीं है। इन्होंने ये कहा कि अगर साध्य पवित्र हैं तो उसकी प्राप्ति के लिए साधन कोई सा भी हो सकता है। इट मीन्स खुले रूप से इन्होंने ये नहीं कहा कि हम हिंसा का समर्थन करते हैं, लेकिन इनके विचारों का लक्ष्य यही था कि अगर साध्य पवित्र हैं तो साधन कैसा भी हो सकता है, अर्थात उसमें हिंसा को भी शामिल किया जा सकता है। ये मूल भाव यहाँ पर भारतीय राजनीतिक विचार दर्शन में प्रस्फुटित हुआ और इसका आधार पर इन्होंने उग्र साधनों से कोई परहेज नहीं किया। जैसा कि उदारवादी अब तक केवल संवैधानिक साधनों के क्रमशः विकास की बात ही करते आए थे, उग्रवादियों ने उसको पूर्णतः नकार दिया और उग्र साधनों के प्रयोग में इनका कोई जो है, इन्होंने किसी भी प्रकार का संशय नहीं किया। अपना लक्ष्य प्राप्ति के लिए इनको चाहे कुछ भी साधन प्रयोग में लाने पड़े, इससे कोई गुरेज इनको नहीं रह गया था, क्योंकि शासन के द्वारा जो गतिविधियां की जा रही थी वो ये दिखा रही थी कि उग्र साधनों के प्रयोग के बिना ये स्वीकार करने वाले नहीं हैं। जैसा कि लाला लाजपत राय के साथ में हुआ, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस ने उन पर इतनी लाठियां बरसाई कि वो जो है 3 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हुए। उन्होंने मरते समय ये कहा कि मेरे शरीर पे पड़ी हर लाठी ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत में कील साबित होंगी। अर्थात हिंसा जो है अब शासन के द्वारा जब की जा रही थी, शासन सारे उग्रवादी नेताओं की जुबान बंद कर रहा था। इनके द्वारा जो समाचार पत्रों में लेख लिखे जा रहे थे, उन समाचार पत्रों की जुबान बंद की जा रही थी। तिलक साहब को 6 साल के लिए कारावास की सज़ा जो है लेख लिखने के, अपने मराठा में लेख लिखने के कारण से इनको जो है 6 साल की सज़ा इन्होंने दी। इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और मांडले जेल में इनको 6 वर्ष के लिए भेज दिया गया। इसी प्रकार अरविंदो घोष को भी जेल में भेज दिया गया। तो जब शासन उग्र साधनों का प्रयोग आंदोलन को दबाने के लिए कर रहा था, तो निश्चित रूप से आंदोलनकारियों को या राष्ट्रवादियों को भी उग्र साधनों का प्रयोग करना अब आवश्यक हो गया था और इन्होंने अपनी कार्यप्रणाली में उग्र साधनों को पूर्ण रूप से स्थान दे दिया था। नेक्स्ट, इनका जो अंतिम लक्ष्य था उग्रवादियों का, उग्रवादी जो विचार दर्शन था, उग्रवादी जो राष्ट्रवाद था, वो अब पूर्ण स्वराज्य मांग रहा था। अंतिम लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य। यहाँ पर एक बड़ा अंतर उदारवाद और उग्रवाद में दिखाई देता है। उदारवादियों ने कहा था साम्राज्य के अधीन स्वशासन, साम्राज्य के अधीन स्वशासन, अर्थात शासन तो ब्रिटेन का होगा लेकिन शासन करने वाले लोग भारतीय होंगे। इसको साम्राज्य के अधीन स्वशासन कहा गया। ये उदारवादियों का अंतिम लक्ष्य था। हालांकि तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार, देश काल के अनुसार उनकी ये मांग ज़्यादा अनुचित भी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि विश्व के सबसे स्थापित और सबसे बड़ी और सबसे विस्तृत नौकरशाही के खिलाफ सीधा विद्रोह करने की गुंजाइश वहाँ उस समय नहीं थी। इसीलिए इनके द्वारा ये जो मांग रखी गई, जो लक्ष्य निर्धारित किया गया, देश काल और परिस्थितियों के अनुसार ज़्यादा अनुचित भी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन अब समय आ गया था कि जो है राष्ट्रीय विचार दर्शन, राष्ट्रवादी विचारधारा और उग्र रूप में सामने आए और वो अपना लक्ष्य इन्होंने पूर्ण स्वराज्य का स्थापित कर दिया था। अब पूर्ण स्वराज्य से कम ये किसी भी बात को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। तिलक साहब का एक प्रसिद्ध कथन हम सभी जानते हैं, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि स्वराज्य का विचार दर्शन तिलक साहब ने दिया। स्वराज्य का विचार दर्शन तो आचार्य सरस्वती से ही प्रारंभ हो चुका था और हमारे वैदिक साहित्य और संस्कृति में भी भरा पड़ा है इसमें। लेकिन
जो राष्ट्रवादी जो विचारधारा है, उस राष्ट्रवादी विचार दर्शन में पूर्ण स्वराज्य की मांग अब उग्रवादियों द्वारा प्रारंभ कर दी गई थी और ये किसी भी रूप में पूर्ण स्वराज्य से कम कीमत जो है किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे। इससे कम वो किसी बात से संतुष्ट होना नहीं चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने संपूर्ण उग्रवादी कार्यप्रणाली प्रारंभ कर दी थी। और इन्होंने इसके लिए जो साधन प्रयोग में लाए वो भी बड़े महत्वपूर्ण साधन हैं। जो बिंदु है वो साधनों का है, इनके द्वारा प्रयोग में लाए गए जो साधन हैं वो भी बड़े महत्वपूर्ण साधन इन्होंने निर्धारित किए। पहला इन्होंने बहिष्कार का साधन बताया, बहिष्कार, बाइकाट करना है, बहिष्कार करना है। किसका बहिष्कार करना है और बहिष्कार है क्या और इससे प्राप्त क्या होने वाला है, ये बड़ी विस्तृत बात है। और इस विचार पर आगे चल के ही गांधी ने आंदोलन का नेतृत्व किया था और गांधी ने ये विचार दर्शन बहिष्कार के साधन के रूप में भारत में स्थापित किया था। यद्यपि इसका प्रारंभ बहुत पूर्व में ही हो चुका है, भारतीय राजनीति में हो चुका है। बहिष्कार संपूर्ण स्तर पर बहिष्कार किया गया, शासन का, विदेशी शासन का बहिष्कार करना है, विदेशी संस्थाओं का बहिष्कार करना है, विदेशी शासन के अधीन स्थापित नौकरियों का बहिष्कार करना है, सामाजिक बहिष्कार करना है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। जब शासन स्थापित हुआ तो उस शासन में विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज जाने से मना कर दिया, वकीलों ने न्यायालयों का बहिष्कार कर दिया, पुलिस के जो लोग थे उन्होंने पुलिस में काम करने से मना कर दिया, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई, विदेशी वस्तुओं को खरीदने से बंद कर दिया, जो लोग विदेशी वस्तुएं खरीदते थे उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। अर्थात संपूर्ण तरीके से विदेश में निर्मित वस्तुएं जैसे वस्त्र थे, चीनी थे, नमक थे, सबको पाबंद प्रयोग में लेना वर्जित कर दिया गया। इस प्रकार सब स्तरों पर बहिष्कार किया गया। बहिष्कार हुआ संस्थाओं का, बहिष्कार हुआ कानूनों का, बहिष्कार हुआ सरकारी सेवाओं का, बहिष्कार हुआ विदेशी वस्तुओं का। और ये ऐसा सब कुछ होकर के शासन को सोचने के लिए बाध्य कर दिया गया। एक बड़े प्रबल साधन के रूप में बहिष्कार जो है राष्ट्रीय आंदोलन में सामने आया। अब बहिष्कार तो किया, लेकिन उसके एक पहलू के रूप में स्वदेशी को भी एक साधन बनाया गया बहिष्कार करने का। जैसे हम एक सीधा सा उदाहरण लें, विदेश में बने वस्तुओं के तहत हमने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार तो कर दिया, लेकिन उसके अल्टरनेट के रूप में हमारे पास कपड़े तो होने चाहिए जिससे हम अपने तन को ढक सकें। तो इन आंदोलनकारियों ने एक सुदृढ़ पहलू और दूसरे एक साधन के रूप में स्वदेशी को इन्होंने प्रचारित करने का प्रयास किया। हम अपने विदेश में बने स्वदेश में बने वस्त्रों को पहने, स्वदेश में बनी वस्तुओं का उपयोग करें और विदेशी चीज़ों का प्रयोग नहीं करें, जिससे हमारे ग्रामीण उद्योग धंधों को, हमारे कृषि को आमदनी बढ़ेगी और हमारे लोगों को इसका आर्थिक फायदा मिलेगा। तो स्वदेशी जो था एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में यहाँ प्रयोग में लाया गया। बहिष्कार का एक वैकल्पिक जो व्यवस्था थी स्वदेशी, उसको पूर्णता प्रदान करता है। स्वदेशी उसको पूर्णता प्रदान करता है। केवल हम किसी वस्तु को मना करके ये नहीं कह सकते कि अब ये हमारा काम हो गया, क्योंकि उसके पूरक के रूप में भी हमें कुछ आवश्यक होता है। जैसे विदेशी वस्त्रों को छोड़ा तो स्वदेशी वस्त्र होने चाहिए, इसीलिए स्वदेशी की संकल्पना ने भी बड़ा जोर पकड़ा यहाँ पर। और एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की इन्होंने स्थापना की। प्राचीन ब्रिटिश काल के प्रारंभ से लेकर के इस समय के दौर तक जो है अंग्रेजी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना हो चुकी है और अंग्रेजी शिक्षा संस्थाओं में पले बड़े लोग जो हैं आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब विदेशी शिक्षा प्रणाली की संस्थाओं का, सरकारी संस्थाओं का, शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार जब आंदोलनकारियों द्वारा किया गया तो दूसरा विकल्प ये था कि विद्यार्थियों को पढ़ाया कहाँ जाए। इसके लिए उग्रवादियों ने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का बीड़ा उठाया और कई सारी राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाएं स्थापित हुई, जैसे पूना विद्यापीठ हैं, पटना विद्यापीठ हैं, गुजरात विद्यापीठ हैं, जिनमें से कई सारे विद्यापीठ आज भी रनिंग के रूप में, आज हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के रूप में चल रहे हैं। और आदर्श नाम से जो भी शिक्षा संस्थाएं थी, ये शिक्षा संस्थाएं जैसे अजमेर का DAV कॉलेज हैं और ऐसे जो संस्थान थे, ये राष्ट्रीय आंदोलन काल के दौरान स्थापित किए गए राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा स्थापित किए शिक्षा संस्थान थे, जिनमें विद्यार्थियों को निःशुल्क पढ़ाया गया और उच्च राष्ट्रीय आदर्शों को यहाँ पर सिखाने का प्रयास किया गया। और इनमें तिलक और ऐसे बहुत सारे लोगों ने आजीवन जो है बहुत कम वेतन पर और निःशुल्क जो है अध्यापक के रूप में कार्य किया और बहुत सारे लोगों को जोड़ के इस शिक्षा प्रणाली को इन्होंने आगे बढ़ाया और शिक्षा को एक वास्तविक हथियार के रूप में प्रयोग में लेकर के आए।
तो इस प्रकार महत्वपूर्ण जो है जानकारी उग्रवादी राष्ट्रवाद पर है। नेक्स्ट हम अगली क्लास में आगे चर्चा और करेंगे।